ठीक है। ओके सर, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, तो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो बेसिकली भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन का बेसिक सीख रहे हैं। ऑप्शन अभी चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन तो मार्केट का हीरो है और दुश्मन भी। मतलब मार्केट में ऑप्शन इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, मतलब ज़्यादातर ट्रेडर पसंद करता है ऑप्शंस, इसलिए बिकॉज ऑप्शंस में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, बट साथ साथ में गेन भी है बहुत ज़्यादा। यस, टू मच रिस्की, नो डाउट रिस्की है, बट ये रिस्क अगर आप समझ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी किसी के मन में जब ज़्यादा लॉस हो जाता है ऑप्शन ट्रेड में, तब मन में क्वेश्चन आता है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सही हो रहा है या फिर क्या ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। इट्स अ बिग क्वेश्चन, बट क्वेश्चन इज़ दैट जब तक आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा धीरे चलिए, ठीक है। जस्ट ये मेरा सजेशन है, बिकॉज ऑप्शन मार्केट इज़ रियली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। अगर आप मार्केट को समझ पाते हो तो ऑप्शन मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है, बट हाँ, अगर आप बिना समझ के करोगे तो बहुत कुछ ले भी सकता है। तो क्वेश्चन इज़ दैट एज ए ट्रेडर ऑप्शन मार्केट को एकदम, क्या बोले सर, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हर एक पॉइंट समझना ज़रूरी है, और पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए ऑप्शन का, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सिंगल पॉइंट आधा अधूरा नॉलेज से काम नहीं बनेगा। हर एक बात को एकदम क्लियर कट जानना चाहिए। तो वही मैं कंटिन्यू करूँगा आज भी ऑप्शन मार्केट में। ऐसे जो लोग NISM का एग्ज़ाम भी दोगे, या फिर जो लोग आगे जाके ट्रेडर बनोगे, एडवाइज़र बनोगे, या फिर खुद का अपना पैसा मार्केट में लगा के ग्रो कराना है, ठीक है, जो भी आपका पर्पस हो, डजेंट मैटर। सीखने के लिए सब चीज़ वही है सर, सीखने का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर क्लास। और चलो मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस में हम लोग अभी किधर जाना है। इवन जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके वहाँ पर भी ऑप्शंस के ऊपर काफ़ी डिटेल्स एरिया है सर, जो मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। ऐसे अभी मैं ऑप्शन स्टार्ट किया, ऑप्शन स्ट्रैटेजी में भी आगे आगे बात करूँगा, ठीक है। ठीक है सर, अभी बेसिक्स चल रहा है ऑप्शंस में। तो अच्छा, एक सेकेंड में थोड़ा पेन ले लेता हूँ। अच्छा, क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर है ना? हेलो, जस्ट एक बार कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर है कि नहीं। यस सर। ओके सर, ओके सर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सर यहाँ पर कि हम लोग लास्ट दिन बेसिक्स जार्गन के बारे में बात कर रहे थे। जार्गन क्या होता है, मैं आपको लास्ट दिन भी बोला था, जार्गन जो है वो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उसको जार्गन कहते हैं। अब इसी तरह से ऑप्शन मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जार्गन है, ठीक है। ऑप्शंस मार्केट का भी अपना अपना जार्गन है, अपना टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। तो उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्लियर कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने सर कुछ पॉइंट पे ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं। जैसे सबका बहुत ही पसंदीदा एक पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ऑप्शन मार्केट में जब भी कोई आता है स्ट्राइक प्राइस के बारे में सबसे पहले बात करता है कि स्ट्राइक क्या चल रहा है, या फिर कौन सा स्ट्राइक में मैं ऑप्शन को बाई करूं या सेल करूं, वट एवर, ठीक है। ऑप्शंस बायर बनो, ऑप्शन सेलर बनो, ठीक है। कॉल का अपना, पुट का अपना। अब कॉल पुट, पुट में क्या कॉन्सेप्ट आता है मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम लोग ना थोड़ा कॉल में बात कर लेते हैं। आप पुट में भी सेलर बायर बन सकते हो, ठीक है, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि पुट ऑप्शंस का बाइंग और पुट ऑप्शंस का सेलिंग कैसे चलेगा, बट अभी फिलहाल पुट के बारे में बात करना थोड़ा सा साइड रखते हैं, ठीक है। अभी पूरा का पूरा फोकस कॉल में रखते हैं, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे मेरा आज का मेनली चर्चा रहेगा कॉल ऑप्शंस को बाई करना, ये मेन फोकस रहेगा, और फिर कॉल ऑप्शंस को सेल करना फिर नेक्स्ट फोकस रहेगा, ठीक है। तो कॉल एज ए कॉल ऑप्शंस बायर आप किस तरह से बायर बनोगे, और एज ए बायर आपको क्या क्या देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है, और कैसे प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस खाओगे तो क्या करना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। अभी चलेगा सर, बहुत सारा पॉइंट है इसमें जो आगे आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर
एज ए कॉल ऑप्शंस बायर क्या करना है उसको प्रॉपरली, मतलब बायर हो या सेलर, ठीक है, कॉल ऑप्शंस में ये सब बेसिक कॉल ऑप्शंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल था वेनु एंड अजय का एग्जांपल, ठीक है। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में रोड बन रहा था, रोड बनने से पहले का सिचुएशंस और रोड बनने के बाद सिचुएशंस। बनने से पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और रोड बनने के बाद प्रॉफिट या लॉस हो रहा था भेनु और अजय के बीच में। बेसिकली अजय यहाँ पर ऑप्शन सेलर था, अजय यहाँ पर ऑप्शन सेलर है, ठीक है, कॉल ऑप्शंस का, और भेनु यहाँ पर बायर था, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सॉरी मैं गलत बोला, अजय बायर था और वेनु सेलर था। ये कहानी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर्स में स्टार्ट किया था ऑप्शंस में, ये वाला आप लोगों को ना भूलना नहीं चाहिए। क्यों जानते हो? बिकॉज ये वेनु और अजय वाला क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। और इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए स्टॉक मार्केट का हर एक अलग अलग हिस्सा में हम लोग बातचीत कर पाएंगे। तो इसी मुद्दे पे मैं आपको स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइन प्राइस, एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस एक्सपायरी, इवन लास्ट दिन मैंने आपको ऑप्शन प्रीमियम के बारे में भी बात किया, मुझे अभी भी याद है, आई होप आप लोगों को भी याद होगा। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था लास्ट में कि प्रीमियम ज़्यादा कब होता है और प्रीमियम कम कब होता है, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि प्रीमियम बढ़ क्यों जाता है और प्रीमियम कम क्यों हो जाता है। और बेसिकली ये डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था। अगर किसी का लास्ट वीक का क्लास मिस है उनको बस मैं इतना बोलूँगा कि एक बार आप लोग लास्ट वीक का क्लास लास्ट पोर्शंस प्रीमियम के बारे में मैंने लास्ट में बात किया था, एक बार लास्ट पोर्शंस ना ज़रूर सुनिएगा सर, ठीक है, लास्ट पोर्शंस को ज़रूर सुनिएगा। एक सेकेंड सा मैं थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को मैं आज मेनली जो बताने वाला हूँ वो बेसिकली है कि ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है। और जो मैं प्रीमियम के बारे में बात कर रहा था, ऑप्शन प्रीमियम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। प्रीमियम प्रीमियम को लेके मार्केट में एक हमेशा ऑप्शन मार्केट में बातचीत होता है। जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर हैं मार्केट में, जैसे आई नो सुमित जी, देवजीत बाबू, ये लोग ऑलरेडी मार्केट में एज ए ऑप्शन ट्रेडर या ट्रेडर में हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब एज ए ट्रेडर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इट्स ओके। जिनको पता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है वो भी जान ले, ठीक है। जिनको नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, वो भी डिटेल्स में समझ ले कि क्या होता है। तो ऑप्शंस प्रीमियम के बारे में ऐसे तो मैं लास्ट वीक बताया था, मैं फिर से एक बार ऑप्शंस प्रीमियम कॉन्सेप्ट को आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ा सा नज़र दे तो आप देख पाएंगे ऑप्शन एक्सपायरी क्या है आपको पता है सर, ठीक है। अब मैं एक्सपायरी में बात नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर मैं अशोक लेलैंड के बारे में बात हुआ था, ठीक है, लास्ट क्लास में, तो अशोक लेलैंड का जो ये जिस टाइम पे नोट्स बनाया गया था उस टाइम पे जो चल रहा था 2015-16 के आसपास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड के ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम क्या चल रहा है सर? 3.10 का प्रीमियम है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कितना लॉट खरीदना चाहिए, मार्केट लॉट बता देता है सर, ऑप्शन लॉट में होता है और आपको लॉट में ही बाई करना है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का ट्रेडिंग यूज़ करो, चाहे जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, ये लोग थोड़ा सस्ता है, ठीक है। बाकी लार्ज कंपनीज लाइक HDFCs, ICICI, ये सब भी है, तो आप कहीं से भी करो, नो प्रॉब्लम, बट पॉइंट टू बी नोटेड सा कि आपको लॉट में लेना पड़ेगा, प्रीमियम वैल्यू जमा करना पड़ेगा। और उसका अंडरलाइंग प्राइस क्या चल रहा था, मतलब अंडरलाइंग मतलब स्पॉट मार्केट में अशोक लेलैंड कितना चल रहा था। तो स्पॉट मार्केट में अशोक लेलैंड 71.70 चल रहा था, ठीक है। और जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइप पे इसका स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है सर? 70 रुपीज़। मतलब जिसका मार्केट में चल रहा है 70, ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, स्पॉट मार्केट में चल रहा है 71, स्ट्राइक प्राइस 70, मतलब आप जिस दाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जिस दाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो 70 चल रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जिस दिन ये एक्सपायर करेगा उस दिन ये स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप बायर हो तो। अगर आप बायर बनते हो और
जिस दिन ये एक्सपायर करेगा, जैसे एक्सपायर कब कब कर सकता है, 26 मार्च को कर सकता है, 30 अप्रैल को कर सकता है, 28 मई को, ये सब मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी भी होता है, बट वीकली एक्सपायरी में भी ध्यान मत दो, बेस्ट होता है आप थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंथली मत करो, ऐसा बात नहीं है। आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा कि मंथली करने से क्या होगा, वीकली करने से क्या होगा, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा सर। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पर, आप देखिए कि ये जो ऑप्शंस है, ये अशोक लेलैंड का ऑप्शंस एक्सपायर करेगा 26 मार्च को, या ठीक है 26 मार्च के डेट में, ठीक है, जिस दिन ये एक्सपायर करेगा। और ये कब हो रहा है सर, 17 मार्च को, तो 17 मार्च से लेके 30 मार्च, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत ही कम समय का गैपिंग चल रहा है। 17 मार्च से लेके 26 मार्च के अंदर आप ट्रेड लेते हो, 3 टका 10 पैसा प्रीमियम जमा करते हो और 8,000 लॉट लेते हो, तो बेसिकली आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 8,000 इंटू 3 टका 10 पैसा। इतना जमा करके आप बेसिकली स्टॉक प्राइस में चले जाते हो। अब इसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस जो है आपका, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से अगर मार्केट में अशोक लेलैंड 72 या 73 में ट्रेड करता है तो आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल है। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, इसके बारे में मुझे आपको थोड़ा बात करना है, ठीक है, वही मेरा आज थोड़ा सा डिस्कशन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि ये जो प्रीमियम वैल्यू है, ये जो प्रीमियम वैल्यू है, ये प्रीमियम बढ़ता भी है, कम भी होता है, ठीक है। इसमें अगर आप ऑप्शन चेन को भी देखो तो आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, ये बेसिकली निफ्टी है, ठीक है, ये प्रेजेंट मार्केट में है, मतलब ये आज का ही मार्केट बोल सकते हो आप, ठीक है, आज का ही है बेसिकली। यस 26 जुलाई 10 बजे का है, मतलब अभी 5 मिनट पहले का है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको निफ्टी ऑप्शन चेन में आपको LTP नजर आ रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हो सर, ये सब निफ्टी का है ऑप्शन, मतलब बेसिकली प्रीमियम प्राइस। अब ये कौन सा प्रीमियम ज़्यादा हो रहा है, कौन सा प्रीमियम कम हो रहा है, स्ट्राइक प्राइस भी आपको नज़र आएगा, देखो फ्रॉम 13,800 से लेके 13,800 से लेके आपको यहाँ पर 18,750 तक का स्ट्राइक प्राइस नज़र आ रहा है। और उसमें आपको अलग अलग LTP भी नज़र आ रहा है, मतलब प्रीमियम वैल्यू। अब कौन से प्रीमियम जमा करके आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लोगे, सब कुछ इंडिविजुअल्स है। लेकिन ठीक है, चाहे बात निफ्टी का हो चाहे बात अशोक लेलैंड का हो, मैटर सेम है। अब आगे जाके किस में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, निफ्टी में करना अच्छा रहेगा कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक में करना अच्छा रहेगा, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट करो। हम लोग ना एडवांस स्टेज में नहीं है, एडवांस स्टेज में आगे आगे जब आएंगे ना, जब डेल्टा का यूज़ करना सीखेंगे, गामा का यूज़ करना सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस का यूज़ करना सीखेंगे, थीटा का यूज़ करना सीखेंगे, तब आपको मनी नेस एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पूरा का पूरा खेल को करना कैसे चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा समय दे सर, ठीक है, थोड़ा समय देना चाहिए। जैसे थोड़ा थोड़ा समय देते जाएंगे ना, समय भी हमें समय के साथ साथ रिटर्न भी देगा और हमें प्रॉब्लम से बचा भी लेगा, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट था, दैट इज प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि ऑप्शन प्रीमियम क्या है, कि ऑप्शन प्रीमियम और कुछ नहीं, कि आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक प्रीमियम वैल्यू जमा करके करना पड़ता है। जैसे अगर आप, हमारा जो एग्जाम्पल था अजय और वेन्यू वाला एग्जाम्पल, उसमें 5 लाख का ज़मीन के लिए 1 लाख का प्रीमियम वैल्यू जमा करके आपने ट्रेड लिया था, सिंपल था, उसी तरह का। तो अगर आपको लॉस होता है ना, तो प्रीमियम ही लॉस होगा आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस आ जाता है सर, ये चाहे वो प्रीमियम का बात हो, प्रीमियम के बारे में मैंने लास्ट दिन बोला था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मार्केट में जब आप ऑप्शन ट्रेड लेते हो तो आपको कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सर, जैसे कि आपके लिए मार्केट में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज़ का फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर बेस करके मार्केट में अप एंड डाउन चलता है। सर अगर न्यूज़ ना हो, सर बिना न्यूज़ का भी मार्केट में एनालिसिस करने के लिए कैंडल स्टिक्स वगैरह है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस क्लास में हम लोग सीखते हैं, है ना। तो पॉइंट क्या है सर, पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, कि समय हो, मैटर न्यूज़ के मैटर पे हो, ठीक है, ये सभी चीज़ मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल करना तो हम लोग समझ ही रहे हैं सर। सो प्रीमियम जो है, जिसके बारे में मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि प्रीमियम इज ए पिवोटल रोल टू द ऑप्शन थ्योरी। प्रीमियम इज नेवर अ फिक्स्ड रेट, इट इज ए फंक्शन ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। मार्केट में प्रीमियम क्या रहेगा, ठीक है, मार्केट में कौन सा चीज़ प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम वैल्यू कैसे चेंज होगा, इसके पीछे डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहता है सर, ठीक है।
एंड इन रियल मार्केट्स प्रीमियम्स वेरी ऑलमोस्ट मिनट बाय मिनट और सेकेंड बाय सेकेंड्स, ठीक है। अब ये प्रीमियम क्यों चेंज होता है, प्रीमियम वैल्यू क्यों चेंज होता है, इसके पीछे का रीजंस भी मैंने आपको लास्ट दिन बताया था। आई होप आप लोगों को याद है, अगर याद नहीं है एक बार रिवाइज जरूर करिए सर, ठीक है। सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं सर, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। कॉल ऑप्शंस एग्रीमेंट में सेटलमेंट कैसे होता है। ये एक दूसरा ट्रेड ले लिया सर, ये एग्जांपल है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है उसका। तो अब यहाँ पर अब थोड़ा सा देखें, अच्छा आप लोग कनेक्टेड हो ना, मेरा आप लोगों के साथ आवाज़ कनेक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैंने बस थोड़ा सा लास्ट वीक को रिकॉल करवाया और कुछ नहीं किया अभी तक। हेलो सुमित जी, आवाज़ आ रहा है ना? ओके ठीक। अब देखिए सर, जयप्रकाश एसोसिएट्स का ये जो पूरा ऑर्डर बुक है, इसमें हम लोग सेटलमेंट कैसे करते हैं। जो कोई भी ये जयप्रकाश एसोसिएट्स का ऑप्शंस को ट्रेड करेगा, बाई करेगा, सेल करेगा, क्या होगा उनके साथ, ठीक है। मतलब उनका सेटलमेंट कैसे होता है, इन सिंपल सेटलमेंट का क्या क्या प्रोसेस है और कैसे सेटलमेंट होता है, मतलब बेसिकली प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसका हिसाब किताब कैसे होगा। सेटलमेंट का मतलब यही है, सेटलमेंट का मतलब यही है। अब देखिए सर, ये ग्रीन बॉक्स देखिए, इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्या लिखा है, स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। सिंबल क्या है, जेपी एसोसिएट्स का। एक्सपायरी कब है, 26 मार्च का। ऑप्शन टाइप क्या है, सीई मतलब कॉल ऑप्शंस है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, 25। अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ, जिस दाम पे आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब शेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 25 का है, ठीक है। अब कितना लॉट के बारे में बोला जा रहा है, 8000, ठीक है। ऐसा जो भी अलग अलग स्टॉक में आप जाओगे ना, आपको अलग अलग लॉट साइज, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, ये मैं करंट प्रेजेंट मार्केट में आ गया। यहाँ पर आप निफ्टी ले लो, निफ्टी की जगह अगर आप कोई कंपनी लेना चाहते हो तो जैसे मानो अपोलो हॉस्पिटल चूज कर लिए। एक्सपायरी डेट 28 जुलाई ले लिए। स्ट्राइक प्राइस देखो सर, 2500 से लेके 2500 से लेके यहाँ पर 5700 तक का स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है, ठीक है। 5700 तक का स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है। सो पॉइंट इज दैट कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डिटेल्स में क्लिक करोगे, आपको सारा का सारा चीज़ें डिटेल्स में नजर आ जाता है कि क्या स्ट्राइक प्राइस है क्या नहीं है। लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस वगैरह क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता के आ गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मतलब अगर किसी के मन में अभी भी ये डाउट है कि सर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कि पहला क्लास ऑप्शंस का फिर से देखें सर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग एकदम बिना स्टॉक मार्केट का ही बात करके रखे हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये अगर भूल जाएंगे तो मुश्किल है। तो स्ट्राइक प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब जिस दाम पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वही स्ट्राइक प्राइस है। और एज ए बायर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट में आप ट्रेडर बनते हो तो आपका शेयर का प्राइस, अंडरलाइंग वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। और लेकिन कब, जिस दिन एक्सपायरी होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब एक एक करके सुनिए। देखो सर, ये जो ग्रीन में जो हाईलाइटेड किया हुआ था, जेपी एसोसिएट्स का शेयर 25 करके इसका कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सपायर कब होगा, 26 मार्च को 2015 का डेट था, ये जो चल रहा था उस टाइम का, मतलब जब का ये स्क्रीनशॉट है। प्रीमियम है इसका 1.35, ठीक है। तो 1 टका 35 पैसा प्रीमियम है। कॉन्ट्रैक्ट का आपका जो प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो 25 का है एंड मार्केट लॉट 8000 का है। सर भेनु और अजय वाला एग्जांपल भूलना नहीं सर, ठीक है, बिकॉज वो बार बार यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दो ट्रेडर है जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। जब भी आप मार्केट में किसी को पता नहीं होता कौन ए ट्रेडर है कौन बी ट्रेडर है, बिकॉज वो मार्केट में एक्सचेंज डिसाइड करके देता है कि कौन ए होगा कौन बी होगा। वो मैच कराना उनका काम है सर, ठीक है। मैच कराना मार्केट का काम है, आप उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इसमें स्पॉट प्राइस क्या है सर? हाँ, ये जो ग्राफ है उसमें स्पॉट ग्राफ बोल रही है, बॉक्स है, इसमें स्पॉट प्राइस कहाँ पर है सर? ये तो अंडरलाइंग वैल्यू, वो तो स्ट्राइक प्राइस है। अरे अंडरलाइंग वैल्यू, तो स्ट्राइक प्राइस 25 रुपये कहाँ देख लीजिए? ये तो स्ट्राइक प्राइस 25 टका। अच्छा, अंडरलाइन वैल्यू स्पॉट प्राइस, अच्छा 90 पैसा डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू जो है वही तो स्पॉट मार्केट में जो चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका अपोलो हॉस्पिटल्स का
अपोलो हॉस्पिटल्स का, ये मैंने जस्ट अभी रैंडमली क्लिक किया, 4127 इसका, 4127 इसका अंडरलाइन चल रहा है, मतलब स्पॉट मार्केट में, करंट मार्केट में इसका ये दाम चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, 2500 से लेके 5700 तक का स्ट्राइक प्राइस है। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारा रीजंस है, ठीक है। अब ये रीजंस आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा दाम लेना चाहिए। ऑब्वियसली जो इतना दूर दूर में पड़ा हुआ है 2500 2700 ये सब में नहीं जाना चाहिए, नो डाउट। मतलब स्टॉक का मूवमेंट 4127 है ना, तो 4127 के आसपास का जो मूवमेंट है आपको वो समझना चाहिए कि अपोलो हॉस्पिटल जो रिसेंट जो रेंज है उस रेंज के आसपास में लास्ट अपकमिंग 1 मंथ में, अपकमिंग 1 वीक में, ठीक है, ये इस मूवमेंट में कहाँ तक जा सकता है, आपको इसका आइडिया लगाना चाहिए। मतलब बेसिकली स्टॉक मूवमेंट आपको समझना है, ठीक है। और स्टॉक मूवमेंट को समझने के लिए आपके अंदर दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टॉक के बारे में फंडामेंटल नॉलेज होना, ठीक है, स्टॉक के बारे में बिजनेस का मतलब वो पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में नॉलेज रहना, और शॉर्ट टर्म बेसिस में टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज रखना, ठीक है। मतलब जो आपका चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, कैंडलस्टिक्स वगैरह जो होता है उसका नॉलेज रखना। अगर आप ये सब नॉलेज एक साथ इकट्ठा करोगे ना, मार्केट न्यूज़ के साथ साथ आप चार्ट पैटर्न्स को भी फॉलो करोगे तो आपको मूवमेंट समझ आएगा। मैं वो चीज़ बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे आप मार्केट मूवमेंट को ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपका सोच और मार्केट का मूवमेंट को आप किस तरह से मैचअप कर पाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से ही नहीं होता है, सोच के पीछे कुछ बेस होना चाहिए, ठीक है। बिना बेस का सोच क्या होता है, आपको मुश्किल में डाल देगा। मतलब किस आप सोच रहे हो कुछ, आपका कुछ थॉट प्रोसेस है कि ये मार्केट में बढ़ेगा, ठीक है, अरे भाई क्यों बढ़ेगा ये तो बताओ। करेंटली 25.90 अशोक लेलैंड मानो चल रहा था, ठीक है। अब 25.90 से ये स्टॉक 27 में जाएगा, तभी जाके आप अगर स्ट्राइक प्राइस 25 में इसको लेते हो तो 2 टका पर शेयर में आप प्रॉफिट करोगे, नो डाउट। बट ये 2 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि अशोक लेलैंड मार्केट में, मतलब स्पॉट मार्केट में, रियल मार्केट में अशोक लेलैंड 27 पे जाए, कब, एटलीस्ट 26 मार्च तक। अब इसमें ही क्वेश्चन है सर, जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये स्टॉक के मूवमेंट में ही है। ज़्यादातर ट्रेडर का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनको मार्केट में वो परसेप्शन बना नहीं पाते, ठीक है, परसेप्शन बना नहीं पाते। एक अंधाधुन खेलता है, अंधाधुन मतलब कुछ भी खेल देता है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे ही बहुत केस में ट्रेड कर लेता है। कभी कभी किस्मत साथ दे तो ठीक है, बट किस्मत जिस दिन साथ नहीं देगा आपको लेके जाएगा आपका पैसा, ठीक है, ये प्रॉब्लम है सर। अब 25 का शेयर 27 में क्यों जाएगा, इसका एक रीजन या बेस होना चाहिए। अब इसके पीछे दो बेस काम करता है बेसिकली। एक है फंडामेंटल सर, मतलब उसके लिए आपको डे टू डे बेसिस में आप जिस पर्टिकुलर कंपनी में ट्रेड ले रहे हो उसका बिजनेस का भी नजर रखना पड़ेगा, उसके बारे में मार्केट में कोई न्यूज है कि नहीं, मार्केट में कंपनी का कोई स्पेशल बात आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये भी एक मैटर करता है जिस पर्टिकुलर डे में आप ट्रेड लेते हो। साथ साथ आपको कंपनी का टेक्निकल मैटर, ठीक है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग अब हर हफ्ते बुधवार एंड शुक्रवार को पढ़ते हैं, मतलब वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोगों का टेक्निकल का क्लास होता है। वहां पर हम लोग कैंडल स्टिक्स, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स, अलग अलग थ्योरीज, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक का मूवमेंट एक्चुअली आइडेंटिफाई किया जाता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड लेना एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके बेसिस में जो हम लोग अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव में सीख रहे हैं। तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब है जो है नहीं उसको फाइंड आउट करना, जो है नहीं जो हो सकता है उसको फाइंड आउट करना। तो क्या नहीं है, 25 टका 90 पैसा मार्केट में चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस 25 है, तो आपका सोच कम से कम स्टॉक के बारे में 27 28 30 कुछ तो होगा। तो जो होगा वो क्यों होगा, अब इस क्यों का जवाब ढूंढना ही आपका सबसे मतलब क्या बोले सर, मेहनत का काम है, मेहनत का, दिमाग का, और एक सॉलिड मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का। अब ये थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको मैं बताता हूँ सेटलमेंट का क्या खेल है। अब आगे आगे सर माइंड सेटअप हो जाएगा। तो ग्रीन में हम लोगों ने क्या देखा कि कॉल ऑप्शन अगर आपको बाई करना है जेपी एसोसिएट्स का, कितने में बाई करना है, 25 टका में। अब 25 टका का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक्सपायर कब होगा, 26 मार्च को। लेकिन आज क्या करना पड़ेगा, आज सिर्फ प्रीमियम वैल्यू जमा करना है। आज कौन सा डेट है, 18 मार्च है, एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ सर। इसके लिए आप कभी मतलब
करंट मार्केट में कोई भी डेटा ले सकते हो आज के हिसाब से, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ। 18 मार्च 1 रुपीज 35 पैसा में प्रीमियम जमा करके आपने 8000 का लॉट ले लिया, किसका? जेपी एसोसिएट्स का। अब यहाँ पर दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी। ट्रेडर ए का क्या कहना है? ट्रेडर ए वांट्स टू बाय दिस एग्रीमेंट, तो जो बाय करना चाहते हैं उसको ऑप्शन बायर कहते हैं। जैसे हमारा पुराना एग्जांपल जो चल रहा था उसमें अजय, ठीक है, अजय जो था वो बायर था। एंड ट्रेडर बी वांट्स टू सेल दिस एग्रीमेंट, उसको राइट भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये वेनु था, वो अपना जमीन सेल करना चाह रहा था, यहाँ पर ये अपना शेयर सेल करेगा। कंसिडरिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 8000 शेयर, यहाँ पर हम लोगों ने ये माना कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 8000 शेयर का है, बिकॉज एक लॉट में 8000 शेयर इनका है सर। तो आपको इतना शेयर लेके ही खेलना पड़ेगा, इसमें आपका कोई सोल्यूशन मतलब आप अपने मन से नहीं ले सकते, बिकॉज ये मार्केट डिसाइडेड होता है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में ऑप्शन में ट्रेड लेने जाओगे आपको ऑटोमेटिक वहां पर लॉट साइज शो कर देता है। मैं आपको आगे आगे दिखा दूंगा सर, उसमें कोई बात नहीं। हियर इज हाउ द कैश फ्लो वुड लुक लाइक। अब इसमें आपका कैश फ्लो कैसा होएगा? आपका कैश फ्लो कैसा होएगा वो देखिए आप, ठीक है। 8000 शेयर अगर आप लेते हो एक लॉट में और 1 टका 35 पैसा का प्रीमियम जमा करते हो आप, ठीक है। प्रीमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग सर, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में या फ्यूचर में भी हम लोगों ने प्रीमियम के बारे में बात किया था, बट ऑप्शंस में भी प्रीमियम एक बहुत बड़ा जगह बनाता है। अब 8000 शेयर 1.35 पैसे में प्रीमियम जमा करके आपने कितना जमा किया सर? 10,800, ठीक है, एज प्रीमियम अमाउंट टू ट्रेडर बी। इतना प्रीमियम आपने ट्रेडर बी को दिया उनके नाम पे, बेसिकली ट्रेडर बी के नाम पे आपने 10,800 का जमा किया और फिर जाके आप ट्रेड लिए। नाउ बिकॉज ट्रेडर बी हैज रिसीव्ड द प्रीमियम फ्रॉम ट्रेडर ए, he is obligated to sell trader 8000 shares of JP Associate on 26 मार्च 2015। अब जब 2000 मतलब 26 मार्च जिस दिन हिट करेगा, ध्यान से सुनो सर बात को, 26 मार्च एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी जिस दिन हिट करेगा उस दिन 8000 शेयर किसको देना पड़ेगा? ट्रेडर बी को ट्रेडर ए को देना पड़ेगा। If trader A decide to exercise his agreement, however, this does not mean that the trader B should have 8000 shares with him on 26 मार्च। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडर बी के पास 8000 शेयर उस दिन होना ही चाहिए। ऑप्शन जो होता है ना सर वो कैश सेटल्ड होता है। दिस मीन्स 26 मार्च इन द इवेंट ट्रेडर ए डिसाइड टू एक्सरसाइज हिज राइट, ट्रेडर ए जब अपना राइट को एक्सरसाइज करेगा बिकॉज उसने 18 मार्च को प्रीमियम जमा करके रखा था, है ना। जैसे अजय ने जमीन खरीदने के लिए भेनू को पैसा देके रखा था, 6 महीने बाद जमीन मुझे ही बेचना, ये जो ऑब्लिगेशन था, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो रहा है। 18 मार्च को ट्रेडर ए ने जो पैसा जो प्रीमियम जमा किया था ट्रेडर बी को, उसके बदले ट्रेडर बी को 26 मार्च को सेल करना है जो भी ऑब्लिगेशन था। तो इन द इवेंट ट्रेडर ए डिसाइड टू एक्सरसाइज हिज राइट, ट्रेडर बी इज ऑब्लिगेटेड टू पे जस्ट द कैश डिफरेंशियल टू ट्रेड ए। सिर्फ कैश का डिफरेंशिएशन जो है उतना ही ट्रेडर बी को ट्रेडर ए को देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या डिफरेंशिएशन कैसे आएगा ये आपको मैं 2-3 सिनारियो से समझा देता हूँ सर। देखो सर सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बोल रहा हूँ। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर कंसिडर 26 मार्च मतलब जिस दिन मार्केट एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। एक्सपायरी में जेपी एसोसिएट्स का शेयर मार्केट में 32 में चल रहा है। सर याद है ना आप लोगों को अंडरलाइन कितना चल रहा था? स्पॉट प्राइस, जेपी का स्पॉट प्राइस चल रहा था 25.90 पे, और जेपी का स्ट्राइक प्राइस जो था मतलब जिस दाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना था स्ट्राइक था सर 25। नाउ मार्केट में जेपी एसोसिएट्स चल रहा है 32 का 26 मार्च को। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, दिस मींस द ऑप्शन बायर, this means the option buyer, that is trader A, will exercise his right to buy 8000 shares of JP Associates at 25. In other words, he is hitting to buy JP Associates at 25 when the same is trading as 32 in the open market. ओपन मार्केट में जो प्रोडक्ट 32 में बिक रहा है वही प्रोडक्ट अभी मुझे 25 में मिल जाएगा, बिकॉज मैंने प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल चीज, अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो इट्स अ वेरी सिंपल चीज। फ्यूचर में आलू का दाम बढ़ सकता है, फ्यूचर में आलू का दाम बढ़ सकता है, लेकिन आप आलू का जो फार्मर्स है उनको बोल के कम दाम में आलू को बुक कर लिए। अब यहाँ पर पॉइंट है सर आलू वाला आपको क्यों दिया था? बिकॉज आलू वाला को फ्यूचर के बारे में नॉलेज नहीं था, उनको आज कुछ पैसा चाहिए था। आलू वाले को आज ही कुछ पैसा चाहिए था, फ्यूचर में क्या होगा आलू वाले को समझ नहीं था।
तो फ्यूचर में 1 मंथ लेटर आलू का दाम बढ़ सकता है, ये सोच के आप आलू को आज सस्ते दाम पे खरीद के रख दिया, लेकिन फ्यूचर में उसको खरीदने के लिए आप आलू वाले को कुछ प्रीमियम पैसा पहले ही दे के रखा था, ताकि आलू वाला उसका आलू किसी और को ना दे पाए, किसी और को ना सेल कर पाए। वैसा ही हुआ ना, 25 टका किलो जेपी एसोसिएट्स को छोड़ के आलू में आ जाओ, ठीक है, सिंपल हो जाएगा ना कि 32 टका आलू का किलो चल रहा है अभी मार्केट में, और आपने 25 टका केजी में आलू खरीद के रख दिया था, कॉन्ट्रैक्ट करके रखे थे, लेकिन तब आपने 25 जमा नहीं किया था, आपने जमा तो सिर्फ 1 टका 35 पैसा किया था, और आपको लेना था 8000 केजी, ठीक है, तो उतना ही आप आलू वाले को दे के रखा था, 8000 केजी का 1 टका 35 पैसा, जो यहाँ पर आलू की जगह जेपी एसोसिएट्स का शेयर है। अब मार्केट में 25 टका उस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस था, मतलब आलू वाला 1 टका 35 पैसे के हिसाब से आपसे जितना प्रीमियम लिया था, 25 टका के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा, किसको? आलू वाले को, जिस दिन मार्केट एक्सपायर करेगा एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। लेकिन जिस दिन मार्केट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो रहा है, उस दिन मार्केट में 32 का चल रहा है आलू का दाम, तो आप 7 टका का प्रॉफिट कर रही है ना मार्केट में सेल करके। अभी आप मार्केट में उसी को सेल करोगे तो आपको 7 टका का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अब देखो खेल क्या है, सिंपल है ना, 25 का चीज मार्केट में भी 32 का चल रहा है। हेलो सर, ये बात तो क्लियर है आप सबको? प्रिया, रोशनी, ज्योति स्पेशली, बोलो सर आप लोग, सुमित जी, ये बात सबको क्लियर है ना? सर जितना सिंपल वे में आप ऑप्शन को समझ पाओ, ठीक है, सुनने में बहुत चीज़ है, ऑप्शन मार्केट ये है, ऑप्शन मार्केट वो है, हाँ ये डेटा देख के बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाता है कि इस डेटा को क्या करें। अरे कुछ नहीं है, सिंपल आलू व्यवसाय, मतलब जस्ट फील दैट इट्स अ पोटैटो बिजनेस, ठीक है, इट्स अ ऑनियन बिजनेस, इट्स अ नॉर्मल वेजिटेबल बिजनेस, कुछ नहीं है, ठीक है। कमोडिटी मार्केट भी होता है सर, उसमें भी इस तरह का डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, वहाँ पर भी चलता है। तो ये बस स्टॉक है, मतलब शेयर्स है। अब इसमें आपको कंपनी समझना पड़ेगा, टेक्निकल समझना पड़ेगा, तो आप समझ जाओगे ना। अभी इसको सेटल कैसे करना है, कैश फ्लो कैसे हुआ है वो थोड़ा देखो। तो नॉर्मली दिस इज हाउ द कैश फ्लो लुक लाइक। 26 को, मतलब 26 मार्च एक्सपायरी जो हमारा है यहाँ पर, ट्रेडर ए एक्सरसाइज इज राइट टू बाय 8000 शेयर्स फ्रॉम ट्रेडर बी। ट्रेडर ए ट्रेडर बी से 8000 शेयर ले लेगा। किस दाम पे लेगा? 25, बिकॉज इसी दाम पे स्ट्राइक हुआ था, इसी दाम पे स्ट्राइक हुआ था सर, प्री डिसाइडेड। कब हुआ था? 18 को, 18 मार्च को। ट्रेडर ए कितना पे किया था? 8000 इंटू 25। ट्रेडर ए कितना पे करेगा ट्रेडर बी को 26 में? 8000 इंटू 25, तो कितना होता है सर? 2 लाख। अगेंस्ट दिस पेमेंट ट्रेडर बी क्या करेगा? 8000 शेयर्स रिलीज करेगा। कितने दाम पे? 25 के हिसाब से। किसको? ट्रेडर ए को। ट्रेडर ए ऑलमोस्ट इमीडिएटली सेल्स दिस शेयर्स इन ओपन मार्केट। ट्रेडर ए उसको इमीडिएटली सेल करेगा ओपन मार्केट में। कितने में? 32 में। तो कितना मिलेगा उसको? 2,56,000, बस 32 करके 8000 शेयर। अब ट्रेडर कितना प्रॉफिट करेगा? ट्रेडर ए 2,56,000 माइनस 2,56,000 का। ये तो एक कंप्लीट सेटलमेंट हुआ, बट और एक सेटलमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर होके सेटलमेंट के बारे में बात कहा गया, लेकिन और एक सेटलमेंट प्रोसेस भी होता है। Another way you can look at this option trading system, making a profit of ₹7 per share. So because this the option is cash settled, क्योंकि ऑप्शन कैश सेटल्ड होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द ऑप्शन बायर 8000 शेयर, अब 8000 शेयर देने से बदले ऑप्शन सेलर डायरेक्टली गिव्स हिम द कैश इक्विवेलेंट ऑफ द प्रॉफिट। जो ऑप्शन सेलर था वो डायरेक्टली उसको कैश सेटलमेंट कर देगा। कैश इक्विवेलेंट ऑफ प्रॉफिट ही वुड मेक, व्हिच मींस ट्रेडर ए वुड रिसीव फ्रॉम ट्रेडर बी 7 टका करके 8000 शेयर का 56,000 किससे मिलेगा? ट्रेडर बी से मिलेगा। ऑफ कोर्स इसमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, जो बहुत केस में हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। हमें लगता है कि हमने 56,000 का प्रॉफिट किया, बट नो सर, हम लोग एग्जैक्टली 56,000 का प्रॉफिट नहीं किए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट को करने के टाइम पे 8000 करके 1 टका 35 पैसा करके आपने जमा भी तो किया था प्रीमियम वैल्यू। तो 56,000 माइनस 10,800 जितना होता है 45,200, ये आपने बेसिकली प्रॉफिट किया। तो कितना प्रीमियम आपने जमा किया था सर? आपने प्रीमियम जमा किया था 10,800। 10,800 का प्रीमियम जमा करके आज आपने 45,000 कमा लिए 7 दिन के गैप में, ठीक है। सो अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज को देखा जाए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का जो मार्जिन को देखा जाए, तो आप ऑलमोस्ट विद इन ए फ्यू डेज यू एक्चुअली अर्न 419%
ठीक है, जिसको अगर आप एनुअलाइज करते हो तो मतलब एनुअल रिटर्न परसेंटेज करोगे तो 400% के आसपास आपने इनकम किया 10,000 का। सर एक क्वेश्चन है। बोलो सर। सर ये 56,000 जो प्रॉफिट किया उसमें से 10,800 का प्रीमियम है वो माइनस किया, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट निकाला 45,200। और जी। सर जब हम डेली बेसिस पे जैसे खरीदते हैं फिर 2 घंटा 3 घंटा बाद बेचते हैं प्रीमियम पर, तो उस समय तो जब ट्रेडिंग बैलेंस से जब पैसा कटता है प्रीमियम का, तो जब हम प्रॉफिट जब स्क्वायर अप करते हैं ना प्रॉफिट के साथ, वो प्रीमियम का अमाउंट ऐड बैक हो जाता है, करेक्ट है? हाँ सर, वो देखो वो डिपेंड करता है प्रीमियम तो प्रीमियम मतलब का। अगर हम हाँ, एक्सपायरी बोलो। तक ले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा एक्सपायरी तक ले जाएंगे, स्क्वायर अप जी करेंगे जी 320 जी में, तब मेरा जी प्रीमियम का पैसा चला जाएगा। जी। अगर हम डेली बेसिस पे प्रीमियम पे खेलते हैं तो मेरा प्रीमियम का पैसा ऐड बैक हो जाता है ट्रेडिंग बैलेंस में, करेक्ट है? वो प्रीमियम एडजस्ट होता है सर। हाँ जी सर। हाँ। अब अभी आगे प्रीमियम पे और भी पॉइंट आएगा, मैं आपको प्रीमियम को और डिटेल्स में बताऊंगा, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा, बट ये पूरा एक्सपायरी तक का जो खेल है, ठीक है। हम ठीक है ना सर, मतलब सही बोल ये रहे हैं सर, ना? हाँ हाँ, आप आपका परसेप्शन सही है, क्योंकि बट यहाँ प्रीमियम माइनस किया गया है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अभी मैं आपको जब प्रीमियम के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करूंगा ना, तो उसमें प्रीमियम का एक एक चीज़ और मैं उठाऊंगा, ठीक है, कि ठीक। प्रीमियम को लेके क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, ठीक है, पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट सिचुएशन क्या होगा। इट्स अ कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक एज ए बायर और सेलर के बीच में सेटलमेंट कैसे होता है कॉल ऑप्शन में, ठीक है। अब आगे जाके मैं आपको थोड़ा स्पेशलाइज्ड एरिया में लेके चलूंगा सर। और स्पेशलाइज्ड एरिया में क्या है, यहाँ पर अभी कॉल ऑप्शंस को भी बाय करना है। अब देखो एज ए कॉल ऑप्शंस बायर आपको क्या क्या सोच आपके अंदर जरूरी है, देखो। तो जैसे कि हम लोग अभी अभी क्या बेसिक स्ट्रक्चर देख के आए है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉल ऑप्शन एंड अंडरस्टूड द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट अंडर व्हिच इट मेक्स सेंस टू बाय कॉल ऑप्शंस। सबसे बड़ा बात सर, कॉल ऑप्शंस क्यों खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए नहीं सर, कब खरीदना चाहिए। आपको तभी कॉल ऑप्शंस में बायर बनना चाहिए जब आप स्टॉक के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, मतलब आप बुलिश हो, ठीक है। किसी भी स्टॉक के बारे में जब आप बुलिश होते हो, ठीक है, बुलिश इन द सेंस स्टॉक का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा। और ये परसेप्शन बिल्डअप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहता है ऑलवेज, एक आपका शॉर्ट टर्म टेक्निकल अप्रोच और दूसरा आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अप्रोच along with positive market news, along with positive market news। ये दोनों चीज मार्केट में किसी भी स्टॉक का मूवमेंट में जरूर फर्क करता है सर। जैसे देखो ये रिसेंटली एक्सिस बैंक के बारे में मार्केट में खबर आया है कि एक्सिस बैंक मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट जनरेट किया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नेट प्रॉफिट অ্যাক্সিস ব্যাংক জানি না, তবে ইয়েস ব্যাংকেরটা এই মাত্র আমি রিপোর্টটা চেক করলাম, 50% মনে হয় 150 crore রেভিনিউ জেনারেট করেছে এই हाँ কোয়ার্টারে। हाँ, यस बैंक का भी हुआ है, यस बैंक का भी इसी এই तरह का মাত্র कुछ, চেক করলাম। यस बैंक का भी ऐसा ही कुछ न्यूज़ है। तो ये सब न्यूज़ भी मार्केट में कंपनी का शेयर का मूवमेंट को इफेक्ट करता है, जो आपको देखना चाहिए कि ये जो ट्रेडिंग के पर्पस में तो ज़रूर करता है, ट्रेडिंग के पर्पस में तो ये मार्केट में ज़रूर इफेक्ट करता है। और देखिएगा जिस दिन मार्केट में अचानक अचानक एक ग्रोथ नजर आएगा, ठीक है, अब देखिएगा उस दिन कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आया है मार्केट में। ये येस बैंक का खबर आज का नहीं है सर, ये 2 दिन पुराना है। तो जिस दिन ये खबर आया था ना, येस बैंक का प्रॉफिट डबल हुआ है या समथिंग, इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में काफ़ी दिन से गुजर रहा है। ऐसे सिचुएशंस में अगर अचानक कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव मैटर सामने आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड मैटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन जाता है। जैसे आप देख सकते हो आज मतलब 20 जुलाई से किस तरह से ये स्टॉक 3-4 दिन में 13 से 14 के रेंज में उठा है सर। और एक 13 টাকা हाँ प्लीज चल में बोलो। তুমি এটা বলছিলে বলে বললাম, বাজাজ ফিনসার্ভ পারলে কিনে নিও। 28 তারিখ বোনাফিসে করবে আর পুরোনো সাব ডিভিডেন্ড যেগুলো আছে ওগুলো ক্লিয়ার করে দেবে। बजाज फिन सब। হ্যাঁ, বাজাজ ফিনসার্ভ। अच्छा ठीक है, ग्रुप में बता देना सबको। আর সোনাটা তো আজকে 1:2। क्या रिपोर्ट है ग्रुप में डिस्कस कर लेना, ठीक है, जिसको खरीदना है खरीद लेगा। ओके ठीक है सर। तो बेसिकली ये न्यूज़ मार्केट में काम करता है, बिल्कुल काम करता है। और जिस दिन मार्केट में न्यूज़ का फ्लो हो रहा है, न्यूज़ का फ्लो इसको कॉर्पोरेट एक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूज़ का फ्लो मार्केट में अचानक अचानक ना आपको एक ट्रेड जनरेट करने का मौका देता है।
तो आपको वेट करना चाहिए कि कब न्यूज आने वाला है, ठीक है, कब कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, स्पेशली क्वार्टर रिजल्ट से पहले ना बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंपनी के ऊपर एक फोकस भी रखना पड़ता है कि जैसे मानो कि येस बैंक हो गया या कुछ भी अलग अलग, अगर आप आईटी सेक्टर्स का फॉलो करते हो तो आईटी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल का फॉलो करते हो तो ऑटोमोबाइल, जो सेक्टर वाइज इंडिसेस भी होता है, ठीक है, ठीक है। अगर जैसे ज़्यादातर तो ट्रेड वगैरह ऑप्शंस में बैंक में बहुत सारा होता है और निफ्टी में भी बहुत सारा होता है, तो आप जो भी पर्टिकुलर एरिया फॉलो करते हो उस पर्टिकुलर एरिया में आप अपने आप को ट्रैक करके रखो। अब देखो कि कब कौन सा इवेंट हो रहा है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि एज ए ऑप्शंस बायर आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जब आप बाई करते हो। ये बात आपको अभी समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिए। तो formally structure our thoughts on sale of call options and get firm understanding on both buying and selling of call options। तो आगे का जो चर्चा रहेगा उसमें आप एज ए बायर भी मैं बात करूंगा और एज ए सेलर भी बात करूंगा, मतलब एज एन अजय, ठीक है, मतलब अजय का पोजीशंस भी लेना है। अब कौन बोलेगा अजय कौन है? सर अजय सर हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बनने वाला लैंड का बायर था, ठीक है, ये एकदम पहला क्लास का डिस्कशन है। अजय एंड वेनु, उनके बीच में जो चर्चा हो रहा था। वेनु कौन था? वेनु सेलर था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बनने वाला लैंड का सेलर था वेनु, और अजय था बायर, ठीक है। तो एग्जैक्टली अजय और वेनु बनना है, या तो आप अजय बनोगे या तो आप वेनु बनोगे। और हम लोगों ने उस बुंदेलखंड के डील पे देखा था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के डील में देखा था कि एक टाइम ऐसा था, एक सिचुएशंस ऐसा हुआ जिसमें अजय ने जीता, पर दो सिचुएशंस ऐसा भी हुआ जब वेनु जीता, ठीक है। प्रोबेबल सिनारियो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप जीतोगे, कितना प्रोबेबिलिटी है। जैसे अजय और वेनु के बीच में जो कॉल ऑप्शंस हुआ था उसमें अजय का प्रोबेबिलिटी एक टाइम था, मतलब टोटल अगर 3 सीन होता है, 3 चांसेस में एक चांस अजय का है, 3 में से 2 चांस वेनु का है। बट जरूरी नहीं कि एक चांस है तो वो खराब है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। डिपेंड करता है मार्केट सिनारियो, मार्केट न्यूज, मार्केट मैटर, ठीक है, कि क्या हवा किधर है। हवा समझते हैं ना, ठीक है, हवा किधर है, तो हवा समझना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे रोड बनने का हवा है, इसी तरह से स्टॉक में मूवमेंट का भी हवा है, ठीक है। तो स्टॉक मूवमेंट में जैसे मैं आपको बोला ना, क्वार्टर रिजल्ट्स हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ करता रहता है। हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आता है, साल में 4 क्वार्टर है ना। तो हर क्वार्टर का जब भी रिजल्ट्स आता है, कंपनी टू कंपनी ट्रैक कीजिए कि कब उसका रिजल्ट्स आने वाला है, उसका डिटेल्स भी आता है, कब जनरल मीटिंग कब करने वाला है कंपनी, ठीक है, एजीएम, ठीक है, कंपनी का एजीएम कब होने वाला है, कंपनी का ईजीएम कब होने वाला है, ये सभी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं वहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। कंपनी डिविडेंड, हाँ सर ऑनलाइन का वेबसाइट क्या है सर? हाँ बोलो साहब। सर अगर किसी कंपनी का हमको रिपोर्ट देखना है सर, हाँ हाँ, रिजल्ट देखना है, मतलब वो कौन सा वेबसाइट में चेक करते हैं? तो नॉर्मली तो आप इसमें देख सकते हो, मनी कंट्रोल में या टिकट टैब में आता है, ठीक है, या फिर आप कंपनी के साइट में भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कब कौन सा इवेंट आने वाला है। जैसे रिलायंस का इवेंट अगर आना है तो रिलायंस के साइट में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मनी कंट्रोल के अंदर भी आपको ये सब डेटा मिल जाता है, या टिकट टैब में मिल जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली मार्केट में बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, कि कब कौन सा क्या होने वाला है कंपनी का, उसका डेटा कंपनी यहाँ पर बता देता है कि इस दिन में मीटिंग होने वाला है, ठीक है, तो कब क्या मीटिंग होगा और मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा। डिस्कशंस के बेसिस में मार्केट में इफेक्ट आता है सर, बिल्कुल इफेक्ट आता है, और उसी के बेसिस में मार्केट में शेयर में अप एंड डाउन भी देखने को मिलता है, ठीक है। और वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डे में एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाए, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रिटर्न भी आपको दे दिया जाए, मतलब वो सब ना ट्रेडर के लिए एक बहुत ही क्या बताएं सर आपको, मतलब सपना वाला ड्रीम ट्रेड होता है, ड्रीम ट्रेड, ठीक है। लेकिन वो राइट टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो कभी भी डाल दो कभी भी उठा लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्रीम ट्रेडिंग के लिए वेट करना भी चाहिए। एनी क्वेश्चन सर? नहीं तो म्यूट कर दीजिए थोड़ा। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशंस आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ कि क्या है ये कॉल ऑप्शंस का बाई करने का अलग अलग तौर तरीका, ठीक है। अच्छा, पहला बात कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या चीज जान के आए हैं, एक बार उसको एक बार याद दिला लेते हैं सर। इट मेक्स अ सेंस टू बी ए बायर, ध्यान से सुनिए, कब आपको कॉल ऑप्शंस बाई करना चाहिए?
सर इट मेक्स सेंस टू बी ए बायर ऑफ कॉल ऑप्शंस व्हेन यू एक्सपेक्ट अंडरलाइंग प्राइस टू इंक्रीज, जब आपको ये लगे कि मार्केट में अंडरलाइंग प्राइस इंक्रीज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर येस बैंक के बारे में आप सोच सकते हो कि अगर येस बैंक का ऑप्शंस में क्या चल रहा है, अगर आपको पता लगता है कि येस बैंक का मार्केट में शेयर का दाम बढ़ने वाला है, तभी आप उसका कॉल ऑप्शंस का बायर बने, अदरवाइज नहीं। चाहे वो येस बैंक हो, अशोक लेलैंड हो, निफ्टी हो, व्हाटएवर। इफ द अंडरलाइंग प्राइस रिमेन्स फ्लैट और गोज डाउन, देन द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शंस लूजेस मनी। लेकिन अगर अंडरलाइंग उसी पॉइंट पे रह जाता है, मतलब 50% का शेयर अगर 50 ही रह गया या 50 का शेयर अगर 45 में आ गया, तो आपका पैसा जाएगा भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। द मनी द बायर, मतलब बेसिकली प्रीमियम तो पूरा चला जाएगा, सिंपल है। द मनी द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन वुड लूज इज इक्विवेलेंट टू द प्रीमियम। ठीक है, आप जो पैसा लूज करोगे बेसिकली वो प्रीमियम वैल्यू है जो आप स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में जमा करते हो। जैसे हमारे अजय वेनु के एग्जाम्पल में, अजय ने जो पैसा 1 लाख का जमा किया था वेनु के पास, और बाद में रोड नहीं बनता है, ठीक है, अगर बाद में रोड नहीं बनता है तो बेसिकली अजय का जो 1 लाख वेनु को दिया था वो लॉस हुआ था ना वेनु को, सॉरी अजय को। जो वेनु के लिए प्रॉफिट था ऑब्वियसली, बट अजय के लिए लॉस था। ठीक है, तो अजय को 1 लाख वहां पर गंवाना पड़ा था। एकदम पहला दिन का क्लास का एग्जाम्पल, बार बार वही पॉइंट आ रहा है। एग्रीमेंट फीस, द बायर पेज टू द सेलर और राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शंस। We'll give the above 3 points in perspective, इसलिए ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। एज ए कॉल ऑप्शंस बायर आपके सामने ये सिचुएशंस हमेशा आ सकता है, ठीक है, which serve as basic guidelines। अब बेसिक चीजें हम लोग कई बार भूल जाते हैं। चलो सर, अभी धीरे धीरे हम लोग कॉल ऑप्शंस को थोड़ा ग्रेटर पैरामीटर में सोचेंगे, ग्रेटर एक्सटेंट में, मतलब अभी थोड़ा एडवांस पार्ट में चलेंगे कि कॉल ऑप्शंस को बाई करने से पहले या करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज सोचना चाहिए। बिल्डिंग ए केस फॉर ए कॉल ऑप्शंस, ठीक है। सर देयर आर मेनी सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होता है इन द मार्केट दैट वारंट्स द परचेस ऑफ ए कॉल ऑप्शंस, मतलब जो आपको वारंट करता है कि अभी आप परचेस करो कॉल ऑप्शंस को। हियर इज वन दैट आई जस्ट डिस्कवर्ड व्हाइल राइटिंग। तो क्या डिस्कवर हुआ है, देखो आप यहाँ पर बेसिकली ये बजाज ऑटो का है, ये बजाज ऑटो का शेयर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 लाइन है, एक लाइन 2090 की तरफ बढ़ा है और एक लाइन आपका 2028 की तरफ गया है, और ये अलग अलग कैंडल स्टिक्स का मूवमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, अलग अलग कैंडल स्टिक्स का मूवमेंट नज़र आ रहा है। अभी कैंडल स्टिक्स का मूवमेंट कैसे देखना है नहीं देखना है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं टेक्निकल पे। अब आपको मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी कैंडल स्टिक्स दिखाना स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। जो लोग टेक्निकल का क्लास करते हो उनको कैंडल समझना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो उनको कैंडल का नॉलेज मिल चुका है ऑलरेडी। जिन लोगों को नहीं हुआ उनको मैं कैंडल का क्लास शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ एक बार कैंडल स्टिक्स आराम से देख लीजिए। जो जो मेन कैंडल्स हैं अगर आप एक बार समझ जाते हो ना तो आपको मूवमेंट आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। सर किसी का अनम्यूट है सर, किसी का अनम्यूट है? क्यों, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा? ये मेरा ही है। ठीक है सर, रहेंगे। नहीं ठीक है, मेरा ही होगा। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं होता था, क्यों अचानक से आज हो रहा है? फैन ऑन करने से आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या मेरा आवाज़ तो क्लियर है ना? ऐसे अभी देखिए ना थोड़ा। हाँ ठीक है सर, ठीक है ना, अच्छा ठीक है चलिए। अब ये जो प्राइस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, अब इसको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब ये चार्ट पैटर्न को देख के हम लोग बैठे रहते हैं सर मार्केट में, जो लोग एज ए ट्रेडर काम करते हैं, आप लोग भी एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर जब भी आप मार्केट के सामने बैठे रहते हो ना, इस तरह से आप किस तरह से ये सब RSI, से ये जो लाइन है ये RSI लाइन है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सब सीखेंगे सर। ये RSI कहाँ सीखेंगे? टेक्निकल के क्लास में सीखेंगे। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है सर? ये मूविंग एवरेज का लाइन है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास टेक्निकल कैंडल स्टिक्स हो गया ना सर, अब कैंडल स्टिक्स के बाद अभी धीरे धीरे हम लोग मूविंग एवरेज लाइन वगैरह में ही आगे बात करेंगे। जैसे मूविंग एवरेज में भी अलग अलग है सर, ठीक है, मूविंग एवरेज, MACD लाइन है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल के क्लास में, मतलब वेडनेसडे एंड फ्राइडे के क्लास में मैं चर्चा करूँगा आपसे, जो आपको बहुत हेल्प करेगा मार्केट का एनालिसिस करने के लिए, बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है, अब वो एनालिसिस तो टेक्निकल पे सीखेंगे हम लोग कि कैसे आप इस तरह का एनालिसिस कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट ऑप्शन सर? ठीक है, अब ऑप्शंस में देखो तो ये बजाज ऑटो है। अब बजाज ऑटो में जो लोग ट्रेड लेना चाहता है इनके लिए ये जो एवरेज मूविंग एवरेज लाइन है या फिर जो कैंडल स्टिक्स का लाइन है, ये बेसिकली किस तरह से
उसको हेल्प करता है ट्रेड सेटअप करने में, वो थोड़ा सा आप नजर दें। तो जस्ट लुक, स्टॉक इज कंसिडरेशन इज बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो सर, अब बजाज ऑटो के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बजाज ऑटो इज अ बिग ऑटो मैन्युफैक्चरर सर। हेलो, बजाज ऑटो क्या है, आई होप आप सबको पता है। इसका बिजनेस के बारे में भी आई होप सबको आइडिया भी है। सर बोलो बजाज सर। ऑटो, बजाज ऑटो ऑटो कंपनी है ना? हाँ सर, वो बजाज। जो बाइक बाइक बनाता है, ऑटो बनाता है ना। हाँ ठीक है, बाइक ऑटो, ये मेनली इसका मेन एरिया है। देखिए ब्रांड्स देखिए बजाज का, ये देखिए बेसिकली बाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड साथ में इस तरह का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, टेम्पो, ठीक है, ये मेनली इसका मार्केट है। और ये मार्केट बहुत, इसमें मोनोपोली बोल सकते हो आप इसका। इसको compete करने के लिए टीवीएस भी है, बट टीवीएस किसी किसी जगह में थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, बट बजाज अभी मार्केट में काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट पे, ठीक है। বাজাজ যে কটা ফিল্ডে আছে সে কটা ফিল্ডেই টপে আছে। यस सर, ठीक है। बजाज का मार्केट सिचुएशन सीरियसली थोड़ा सा मोनोपोली है इसका, किसी किसी चीज़ में। मोनोपोली नहीं बोलेंगे, बेसिकली डुओपोली, मतलब जिस मार्केट में 2 या 3 प्लेयर्स ही होता है उनको डुओपोली कहा जाता है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। হ্যালো, हाँ बोलो। তবে আমি পার্টিকুলার যেহেতু বাজাজে ঢুকেছি, বাজাজের থেকে অন্যান্য কোনো ফাইন্যান্স যেগুলো রয়েছে ওদের हम्म, ব্যাপারে ছিলাম। তো কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, মানে নর্মালি কি হয় না, তুমি ধরো কোনো কোম্পানি থেকে ফাইন্যান্স নিয়েছো, ঠিক আছে, তো ওটা हम्म, একটা risk থেকে যায়, ঠিক हम्म, আছে। हम्म, তো ফাইন্যান্স তুমি মানে ইএমআই যেটা করছো ওটা তুমি দেবে কি দেবে না, কিন্তু মানে বাজাজের এতটা স্ট্রং থাকে ওভারঅল ইন্ডিয়া জুড়ে, তুমি যদি নাও মানে যেখানেই থাকবে, ধরো এই তুমি কলকাতা থেকে ফাইন্যান্স করে বাজাজ ফাইন্যান্সে তুমি দিল্লি মুম্বাই চলে গেছো, মুম্বাইয়ে আর আরসিকিউ टीम এসে তোমাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে অফিসে। नहीं नहीं, बजाज 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 का टीम बहुत स्ट्रांग है सर, ठीक है। तभी तो बजाज फाइनेंस के बारे में तो बात कर रहा है। बजाज फाइनेंस का शेयर तो देखो, बजाज फाइनेंस का शेयर मतलब रिसेंट ट्रेंड में, स्पेशली जब से ये नो कॉस्ट ईएमआई कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट लुक एट सर, ये 2017 में बजाज फाइनेंस का एक शेयर चल रहा था 1600 में, ठीक है ना। अब देखो आप, बजाज फाइनेंस का एक शेयर चल रहा है, इवन कोरोना पीरियड में प्रॉब्लम हुआ था, नो डाउट होना भी चाहिए था, है ना, बिकॉज कोरोना में लोगों का परचेज गिर गया था, है ना, नो डाउट बिजनेस उसका डाउन चला गया था। बट जैसे ही थोड़ा सा कोरोना कवर अप हुआ, ये फर्स्ट वेव था और ये सेकेंड वेव है, ये जो दोनों आप मतलब घाई देख रहे हो, ये बेसिकली कोरोना का फास्ट वेव और सेकेंड वेव। बट देखो सर, जो लोग फास्ट वेव में जिनके पास पैसा था, अगर उसने भी खरीद के रखा था, ठीक है, तो भी वो 1800 1900 में। उसके बाद बजाज फाइनेंस के बारे में, ये इसके बारे में हम लोग क्लास में केस स्टडीज भी किया था, सुमित याद होगा, रोशनी को भी, मे भी, है ना। হ্যালো, बजाज फाइनेंस के बारे में क्लास में हम लोग केस स्टडीज भी किए थे कि बजाज फाइनेंस का बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यस सुमित बोल। তবে মানে কেস স্টাডি করেছো, তবে মানে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু মানে আমিও যেহেতু একটা কোম্পানি মানে ঢুকেছি, আমি তাই জন্য আমার অবজারভেশনটা বলছি। যে কোনো কোম্পানিতে যখনই তুমি ঢুকবে না, তার ইন্টারনাল কনসেপ্ট গুলো তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। हाँ नो डाउट नो डाउट। এবার বাজাজে যেমন ধরো আমাদের কিছুদিন আগে আহ, মানে মুম্বাই থেকে অফিসার এসেছিল মিটিং করার জন্য। তো প্রথমেই বলছে যে আমাদের বাজাজ ফিনসার্ভ নাকি তোমার 200 কোটি টাকা করোনাতে প্রাইম মিনিস্টারকে দিয়েছে। এখন তোমার এনবিএফসি নামে লাইসেন্স রয়েছে, কিছুদিন বাদে পুরো ফুল ব্যাংকিং লাইসেন্স বাজাজ ফাইন্যান্স পেয়ে যাবে, প্রথম। আর সেকেন্ড হচ্ছে কি, বাজাজ ফাইন্যান্সের আলাদা করে একটা সেপারেট, মানে রিলায়েন্সের নিজস্ব যেমন সেপারেট মার্কেট প্লেস আছে, ঠিক আছে, বাজাজের নিজস্ব সেপারেট মার্কেট প্লেস নিয়ে নিচ্ছে, মানে অ্যামাজন, লাইক অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট। এমন কি হচ্ছে না, সিস্টেমটা এমন ভাবে টেকনোলজিক্যালি ইউজ করছে, যেমন এটাকে আমাদের বলে মার্কেট প্লেস অর্ডার বলে। বাজাজ ফাইন্যান্সের ওয়েবসাইটের মধ্যে তুমি ঢুকবে, यस यस आई नो, দেখেছি। হ্যাঁ, যে হুম, কটা কোম্পানি, যে কটা ডিলার আছে সবাইকে অ্যাপ্রোচ করা হচ্ছে যে তুমি আসো, এসে মার্কেট প্লেসে রেজিস্টার করো ফ্রি অফ কস্ট। হুম, বাজাজ, সেটা বাজাজ রেজিস্টার করো। রেজিস্টার করার পরে দেখবে না, প্রতিটা দোকানে যখন তুমি ঢুকবে না, দেখবে একটা বাজাজের রিপ্লেট লাগানো থাকে, যেটাকে বলে স্ক্যান করা। এবার তুমি অ্যাট এ টাইম যখনই ওটা স্ক্যান করবে, তখনই তোমার প্রি অ্যাপ্রুভাল লিমিট তোমাকে দিয়ে দেবে, সেটা 35 হোক, 40 হোক, 1 লাখ হোক, হোয়াট এভার তোমাকে দিয়ে দিল।
দিয়ে দেওয়ার পরে ওই নাম্বারটা ওটা ডাইরেক্ট তোমার ব্যাংকের সাথে অ্যাটাচ হয়ে তোমার মোবাইলে সার্ভারের সাথে তোমার মোবাইলে ব্যাংকিং এ যত এসএমএস ঢোকে সেটাকে লিঙ্ক করে ওইটা তোমাকে প্রি অ্যাপ্রুভাল লিমিট দিচ্ছে ফার্স্ট। আর সেকেন্ড হচ্ছে ওই নাম্বারটা ডাইরেক্ট বাজাজের ওয়েবসাইটে হিট করছে। হিট করার পরে কি হচ্ছে না, তুমি যেই দোকানে সাপোজ ধরো তুমি মানে আমি অ্যালকোতে রয়েছি, অ্যালকো ভেলোসিটি প্রাইস, তো অ্যালকো আর ভেলোসিটি সেন্টারে যারাই মানে স্ক্যান করছে ওই স্ক্যানটা ওর নাম ওর রেজিস্টার হয়ে যাচ্ছে। এবার তুমি দেখো যেমন মার্কেট প্লেসে যেমন বুঝেছি, আমি বুঝতে পেরেছি তোর কনসেপ্টটা, আমি তোর কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছি। বেসিক্যালি বেসিক্যালি बजाज टोटली जैसे अमेजन व ये लोग जो करता है वो खुद अपने मार्केट प्लेस में लाकर डायरेक्टली सेल बढ़ाना चाहता है, यही है ना सिंपल सुनिए। যদি অফার করছো एग्जैक्टली हाँ, मतलब बेसिकली इसका स्टॉक में क्या इफेक्ट हो सकता है वही मेरा मेन यहाँ पर पर्पस था सुमित। यस आई अंडरस्टैंड कि तू बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि किस तरह से बजाज अपना बिजनेस को बूस्ट कर रहा है ना, यही मेन बात है ना। একদম ठीक है, तो बस उसी पॉइंट को लेके हम लोग थोड़ा आगे का ऑप्शन ट्रेड को समझते हैं सुमित, ठीक है। चल देख, तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि चाहे आप बजाज ऑटो ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, कोई भी कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बजाज ऑटो को उठाया था, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप इसमें ऑप्शन ट्रेड करने से पहले आप किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बजाज कैसे काम करता है सुमित, ये मैं तेरे से फिर से बाद में सुनूंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट या क्या कर रहा है, बट हम लोग थोड़ा सा टाइम भी कम है, इसके बाद सबका मेरा भी क्लास है, बाकी लोगों का भी काम है, तो बाकी थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से ट्रेड सेटअप करने से पहले आपका सोच क्या होना चाहिए एज ए कॉल ऑप्शन बायर, ठीक है। सो फॉर वेरियस रीजन द स्टॉक हैज़ बीन बीटन डाउन इन द मार्केट। कुछ कारण से 2015 के टाइम पे ये इसका भी मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा था, इवन डाउन मतलब स्टॉक 52 वीक लो में चल रहा था। इसका रीज़न 2015 में भी देखा, इवन कोरोना पीरियड में भी हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा। आई बिलीव देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट ट्रेड हियर। जब कोई कंपनी जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर ये स्ट्रॉन्ग कंपनी अपना लो जोन में है, तो लो जोन में है तो इसका मतलब ये कि वो बाउंस बैक करेगा। तो इसमें एक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए एज ए ट्रेडर, इस तरह का, नॉट जस्ट बजाज ऑटो या बजाज फाइनेंस, कोई भी कंपनी उठा सकते हैं जिसका मार्केट में बिजनेस अच्छा है। मार्केट में 7,000 5,000 7,000 कंपनीज है, ठीक है, 5-7 हज़ार कंपनीज हैं, उसमें आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ढूंढिए जो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग जोन में है, जिसका फंडामेंटल क्वालिटी वाला है, ठीक है। और क्वालिटी में कोई डिनाई नहीं है सर, ठीक है, क्वालिटी में कोई डिनाई नहीं है कि मैं मतलब ऐसा कंपनी ढूंढना है जिसके बारे में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोच रखते हो। अब इसमें देयर इज नो डिनाइंग दिस, तो बजाज ऑटो इज ए क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक, नो डाउट, इसमें कोई डिनाई नहीं है। स्टॉक हैज बीन बीटन डाउन सो हेवीली, लेकिन मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा बीट हो चुका है। मेक्स मी बिलीव दिस कुड बी अ मार्केट्स ओवर रिएक्शन। अब ये मार्केट का ओवर रिएक्शन भी होता है, कभी कभी किसी किसी स्टॉक को ना मार्केट जबरदस्ती से ज़्यादा नीचे भी ला देता है, तो जबरदस्ती से ज़्यादा ऊपर भी लेके चला जाता है। एंड ये वोलेटिलिटी है इन बजाज ऑटो, बिजनेस साइकिल में वोलेटिलिटी, मतलब ये बिजनेस साइकिल का वोलेटिलिटी स्टॉक में भी इफेक्ट करता है। आई एक्सपेक्ट टू स्टॉक प्राइस टू स्टॉप फॉलिंग समटाइम सून एंड इवेंचुअली राइज। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है अभी धीरे धीरे मार्केट में इसका स्टॉक मतलब स्टॉक का फॉल करना धीरे धीरे कम होगा और फिर से ये बढ़ेगा, ठीक जैसे कोरोना में बहुत सारे कंपनी का हुआ था, ठीक है, या फिर उससे पहले या फिर रिसेंट ट्रेंड में भी हम लोगों ने किसी किसी कंपनी में देखा। अब इसी पर्पस को समझते हुए आप जस्ट समझिए इकोनॉमिकली आसपास में जो भी हो रहा है, एक्सटेंडिंग द अबव पॉइंट द वरी ऑफ M2M लॉसेस, ठीक है, M2 मतलब मार्क टू मार्क लॉस, जो डे टू डे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रिवेंट्स मी फ्रॉम बाइंग बजाज ऑटोज फ्यूचर एज वेल। अब इसमें फ्यूचर में जाने के लिए थोड़ा सा रोक रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप थोड़ा सा और देखिए। आई डो नॉट वांट टू बाई दिस स्टॉक फॉर डिलीवरी, मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं लेना है, एज आई एम वरीड अबाउट फर्दर डिक्लाइन ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट फिर से गिर सकता है। तो इससे अच्छा है तो क्या इसमें ऑप्शंस लिया जा सकता है क्या? एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए शार्प रिवर्सल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसमें रिवर्स करेगा, बजाज ऑटो का शेयर प्राइस रिवर्स करेगा, ये मुझे लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में पैसा लेके बैठ जाना चाहिए, लेकिन वो कैसे? टू सम अप, आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन द स्टॉक प्राइस। अब किसी भी स्टॉक के बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक सिस्टम, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्टिमिज्म मतलब ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, दो तरह का मिज्म होता है ना, एक ऑप्टिमिस्टिक सिस्टम होता है, एक ऑप्टिमिज्म एक पेसिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जब आप पॉजिटिव होते हो और पेसिमिज्म मतलब जब आप नेगेटिव होते हो। सो अगर आप किसी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव सोच पा रहे हो, बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या था? बजाज ऑटो जैसे फंडामेंटल स्टॉक इतना दिन से नीचे था, जैसे रिसेंटली आईटीसी में भी ऐसा हुआ था।
आईटीसी जैसे इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी इतना दिन से डाउन में चल रहा था मार्केट में, है ना, तो आईटीसी काफी दिनों तक 180, 170, 200 ऐसे जोन में घूम रहा था। लेकिन जिसको समझ था कि इसका स्टॉक में फंडामेंटल में जोर है और इसमें एक ट्रेड सेटअप भी लिया जा सकता है या लंबा भी खेला जा सकता है, उसने एक प्रॉफिट गैदर किया। सो कहने का मतलब ऐसा है सर कि इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक टू द स्टॉक ऑफ बजाज ऑटो, द स्टॉक प्राइस टू इवेंचुअली इंक्रीज, बट आई एम काइंड ऑफ अनसर्टेन अबाउट द इमीडिएट आउटलुक। इमीडिएटली क्या है वो भी तो एक देखना है कि क्या इमीडिएटली अगर ये ना बढ़ के अगर और गिरता है तो the uncertainty is mainly due to the fact my losses in short term could be intense in the weakness in the stock persist. अगर स्टॉक में अभी भी वीकनेस है तो लॉस मेरा हो जाएगा। However, as per my estimate, the probability of loss is low, but nevertheless the probability still exists. लॉस होगा बट कम होगा, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि लॉस होगा। सो व्हाट शुड आई डू? ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको लग रहा है कि बजाज वापस बाउंस बैक करेगा, बट कितना बाउंस बैक करेगा? ऐसे रिसेंटली पेटीएम में भी हुआ है, पेटीएम बाउंस बैक करेगा लोगों को लग रहा था, बट कितना बाउंस बैक करेगा, कब बाउंस बैक करेगा, इसको लेके थोड़ा सा मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, पेटीएम जरूरत से ज्यादा नीचे गिरा था सर, बहुत ज्यादा, मतलब इतना नीचे गिरा था जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकता था। पेटीएम इतना ज्यादा डाउनफॉल हुआ था 197 कम्युनिकेशंस, मतलब ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था 4-5 मंथ्स बैक, और लिस्टेड होके विद इन 4-5 मंथ्स में स्टॉक 2000 से गिर के एकदम नीचे 700 क्या 500 में आ गया था, 500 550 में। लेकिन ये जबरदस्ती था, ये मार्केट का टू मच कंपनी के बारे में क्या बोले सर, पेसिमिज्म था, नेगेटिव अप्रोच था, मतलब जो पेटीएम के ऊपर क्रिएट हो गया था। अब मार्केट ऐसा ही है सर, मार्केट ऐसा ही है, किसी को रातों रात हीरो बना देता है तो किसी को रातों रात जीरो भी बना देता है। लेकिन इस वोलेटिलिटी से आप कैसे बचोगे, या फिर इसी वोलेटिलिटी का आप फायदा भी कैसे लोगे? जैसे रिसेंटली पेटीएम ने क्या दिखाया, इसी कॉन्सेप्ट में अगर आप 500 में पेटीएम को हम लोगों ने गिरते हुए देखा, तो पेटीएम को हम लोगों ने उठते हुए भी देखा, जिसका एक सर्टेन अप्रोच आप यहाँ देख सकते हो। पेटीएम जैसे 500 में गिर भी गया था, है ना, पेटीएम उसी तरह से 500 से 700 में भी तो आया, और उस 700 में छलांग जब जब मारा उसके पीछे कुछ रीजन था। जैसे आरबीआई ने बैन लगाया था कुछ दिनों के लिए पेटीएम पे, बैन मतलब बेसिकली आरबीआई के ऊपर कुछ काम करने के लिए, जैसे एनबीएफसी का जो उनका लाइसेंस था, वो लाइसेंस अभी भी है, पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो आरबीआई ने बोला था कि जब तक आप ये नहीं करते हो आप न्यू क्लाइंट या न्यू कस्टमर नहीं ले सकते। ऐसा कुछ आरबीआई ने पेटीएम के बारे में बता दिया था। तो बताने के बाद पेटीएम का शेयर धड़ाधड़ 700 750 से 500 में आ गया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसमें कार्रवाई हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि नहीं यार, पेटीएम का सब कुछ अभी ठीक है, नॉर्मल है, पेटीएम अपना बिजनेस को नॉर्मल कंटिन्यू कर सकता है। और जैसे ही बोलना चालू कर दिया, पेटीएम का शेयर फिर से 500 से 750 800 की तरफ बढ़ रहा है, जो हम लोग रिसेंट ट्रेंड में देखा। और जो ये सिचुएशंस को समझ गया वो प्रॉफिट कर लिया, वो प्रॉफिट हो गया सर, वो प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पर बजाज ऑटो को भी देख रहे हैं, जैसे हमने पेटीएम के बारे में भी आपको साइड बाय साइड में बताया, सिमिलरली आप ऐसे ही सिचुएशंस बजाज ऑटो में भी देख रहे हो। नाउ इफ यू रियलाइज इन सिमिलर डिलेमा, ऐसा डिलेमा में सिर्फ स्टॉक में नहीं, कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशंस में हो सकता है। जैसे अजय और वेनु के केस में, अजय को लग रहा है रोड बनेगा, बट अगर नहीं रोड बना तो, जैसे यहाँ पर जो ट्रेडर है वो सोच रहे हैं कि बजाज ऑटो बढ़ेगा, बट अगर अभी ना बढ़ा तो, रोड बनेगा लेकिन अभी ना बना तो आपका लॉस। तो यही प्रॉब्लम है कि आपको डिसाइड कैसे करना है, डिलेमा को कैसे दूर करोगे। ये circumstances such as these builds up a classic case in option trade। ऐसे circumstances में ही actually option trade होता है। In the context of my dilemma, clearly buying call options on Bajaj Auto makes sense for reasons। ऐसी situations में call options buy करना एक reasons है। क्यों reasons है उसको मैं आपको बाद में explain करता हूँ, बट इसका snapshot थोड़ा सा देखो ऑप्शन चेन बजाज ऑटो का। सर अगर आप देखते हैं यहाँ पर बजाज ऑटो का ऑप्शन चेन को अगर आप नजर करते हैं तो आपको नजर आएगा बजाज ऑटो 2026 इसका क्या है, ये इसका स्पॉट मार्केट है, मतलब अंडरलाइन है। ये जो 2026 है ये अंडरलाइन है वैल्यू है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट मार्केट में चल रहा है। और यहाँ पर ये जो रेड बॉक्स में 2050 है ये स्ट्राइक प्राइस है। तो ये स्ट्राइक प्राइस में आपका प्रीमियम वैल्यू कितना है, 6.35। प्रीमियम में चेंजेस हुआ है लास्ट दिन में 5.15, वो सब अभी छोड़ो सर। बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, वो सब में बाद में बात करते हैं।
लेकिन मेन पॉइंट है कि आपका प्रीमियम कितना लगेगा, स्ट्राइक प्राइस कितना है और स्पॉट मार्केट में क्या दाम चल रहा है। यही 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कि मार्केट में कितना चल रहा है। स्ट्राइक 2050 है, प्रीमियम करेंटली 6 टका 35 पैसा है। ये 3 इंपॉर्टेंट वैल्यू को लेके हम आगे जाके बजाज ऑटो पे ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे, दैट इज द पॉइंट। और इस पे और एक क्वेश्चन भी आता है, सर 2026 अगर अंडरलाइन है तो यहाँ पर आप इतना सारा पॉइंट था, स्ट्राइक प्राइस था, इतना सारा स्ट्राइक प्राइस था, आप 2050 क्यों चूज करने के लिए बोल रहे हैं? व्हाई नॉट एनी अदर वैल्यू? दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन सर, ये भी एक सवाल है कि 2050 में क्यों जाए, 2350 पे क्यों नहीं, 2450 पे क्यों नहीं, या 1600 में क्यों नहीं, या 1900 में क्यों नहीं। सो अब फिलहाल इसको समझते हैं, बाकी चीजों पे बात आगे आगे करते हैं। As we can see, the stock is trading as 2026.9 जो मार्केट में अभी चल रहा है, and I will choose 2050 strike call options to paying a premium of rupees 6.35, ठीक है, 6 टका 35 पैसा का प्रीमियम है। अब जितना उसका लॉट रहेगा, यू मे बी वंडरिंग ऑन व्हाट बेसिस आई चूज 2050 स्ट्राइक प्राइस। आपको लग रहा होगा कि 2050 ही क्यों लेना है, व्हेन इन फैक्ट देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल, so many different strike price available. Well, the process of strike price selection is a vast topic. Strike price क्या है उसके लिए मैं आगे बात करूंगा आपसे, बट करेंटली आप बिलीव कर लो अभी कि 2050 में लेना है और इसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है। तो अगर इसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है तो क्या सिचुएशंस होता है और बाकी स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, ये मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे मैं वो भी बात आपसे करूंगा। नाउ सर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आता है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शंस। सर अब आपके मन में चल रहा होगा सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। जो लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल वे में सोचता है सर, फंडामेंटल वे में सोचना मतलब इसके लिए मैं सर फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ सैटरडे को, मतलब अभी एक दो वीक बाद करूँगा, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें ये सब सिखाया जाता है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। वो क्या होता है सर, वो कॉन्सेप्ट इज दैट कि स्टॉक का जो प्राइस अभी चल रहा है ना, इसको भी ना हम लोग वैल्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं पेटीएम का क्या बता रहा है सर, इनसफिशिएंट डेटा, चलो पेटीएम छोड़ देते हैं, लेकिन बजाज ऑटो का क्या बता रहा था, नहीं बजाज ऑटो नहीं, बजाज ऑटो, आई थिंक बजाज ऑटो, हाँ बजाज ऑटो, इसका बता रहा है सर 3973, बट आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, करेंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब इसका मतलब यही है कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए, इसका जो ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए वो उससे कम दाम में मार्केट में चल रहा है। मतलब मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक से भी लोअर चल रहा है, इसका मतलब आज नहीं तो कल वो अपना ओरिजिनल प्राइस में पहुंचेगा। लेकिन क्वेश्चन इज दैट सर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो सकता है, इसका कैलकुलेशंस आपको फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करने से समझ में आता है कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस में कैसे कर सकते हो। जैसे रिसेंटली मैंने इसका एक स्टडीज क्लास किया था, जैसे आईटीसी के ऊपर मैंने बताया था, तब आईटीसी का शेयर 200, 170, 80 में चल रहा था। तब अगर आप इसको चेक करते तो इंट्रिंसिक वैल्यू आईटीसी का नेगेटिव बता, मतलब ये ग्रीन जोन में था। जैसे अभी क्या हो गया, आईटीसी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू क्रॉस कर गया, करेंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो क्या ऐसे सिचुएशंस में नहीं लेना चाहिए सर? नॉट द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम क्या था, जब 200 का जोन था, 200 बेस्ट टाइम था, उस टाइम पे लेना चाहिए था। लेकिन सिर्फ प्राइस जोन अकेला नहीं होता, और भी पैरामीटर्स होते हैं, उसे भी चेक करना चाहिए। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में। लेकिन सर क्या ऑप्शन मार्केट का इंट्रिंसिक वैल्यू भी उसी तरह से काम करता है? नहीं सर, थोड़ा सा अलग है। ये जो मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बताया, ये लॉन्ग मार्केट का बताया, मतलब अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करता है उनके लिए बताया। लेकिन इंट्रिंसिक का मतलब आपको मैंने समझाया, इंट्रिंसिक का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल या ओल्ड। और जो ओरिजिनल होता है ना, उसको आज नहीं तो कल उस पॉइंट पे आना ही पड़ता है। कभी वो अपना ओरिजिनल प्राइस छोड़ के आगे निकल के प्रीमियम में ट्रेड होता है मार्केट में, कई बार बहुत ज्यादा प्रीमियम में भी ट्रेड होता है, लेकिन आज नहीं तो कल आपको ओरिजिनल प्राइस में पहुंचना ही पड़ेगा। ये मार्केट का मतलब कैरेक्टर है। सो व्हाट हैपेंस टू द कॉल ऑप्शन? अभी इसको ऑप्शन मार्केट में देखते हैं। मतलब यहाँ पर तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना हम लोगों को, हार्डली 1 वीक 1 मंथ इतना। सो व्हाट हैपेंस टू द कॉल ऑप्शंस नाउ, कंसीडरिंग द एक्सपायरी इज 15 days अवे, 15 दिन बाद एक्सपायरी है,
And broadly speaking, there are 3 possible scenarios which I suppose you are familiar with by now. 3 possible scenarios आपके लिए हो सकता है, जो मैं आपको अजय वेन्यू के एग्जांपल से बता रहा हूँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से लेके. So stock price goes above the strike price. आपका स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो सकता है, और स्ट्राइक प्राइस कितना था हमारा 2050. अगर स्टॉक प्राइस मार्केट में 2080 में जाता है, आप प्रॉफिट करोगे, सिंपल बात है. सिनेरियो 2, 2050 स्ट्राइक प्राइस चल रहा था, लेकिन आपका स्टॉक अभी 2030 में चला गया, लॉस खा जाओगे. या फिर स्टॉक प्राइस अपनी ही जगह में फ्लैट रह गया, 2050 में ही रह गया. तो 3 पॉसिबल सिनेरियोज आपके सामने हो सकता है. अब ऐसे सिचुएशंस में ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिए सर मैं आपको जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू बता रहा था वो लॉन्ग मार्केट का इंट्रिंसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन वो भी कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, बट यहाँ पर मैं आपको स्पेशली ऑप्शन ट्रेड का इंट्रिंसिक के बारे में बात कर रहा हूँ. तो दोनों चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आएगा. ऐसे जो लोग फंडामेंटल नहीं किया, फंडामेंटल करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी फंड का कैसे चूज किया जाता है. So above 3 scenario are very familiar to one. So we have looked at the chapter 1. Hence I will also assume that you are familiar with PL calculation at the specific value of the spot in the given scenario. ठीक है, मैं आपको वो भी बताया था कि कैसे प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा 3 ब्रॉड सिनेरियो को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. अब क्या एक्सप्लोरेशन आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा 10-15 मिनट देखिए. You will agree there are only 3 broad scenario under which price movement of Bajaj Auto can be classified. Expiry में, upon expiry, that is price either increase or decrease or stays flat. But what about all the different price in between? इसके बीच का प्राइस का क्या? For example, as per scenario 1, price considered to be at 2080, which is above the strike price. And what about other strike price like 2055, 2060, 2065, 2070, etc.? Can we generalize anything here with respect to the PL? Scenario 2. The price is considered to be 2030, which is below the strike price. हमारा बजाज ऑटो में स्ट्राइक प्राइस था 2050 का. And what about other strike price 2045, 40, 2040, 2035, etc. Can we generalize anything here with respect to PL? And what happened to the PL at various possible prices of spot upon expiry? I would like to call these points as the possible values of the spot on expiry. ये expiry का possible value हो सकता है, और एंड शॉर्ट ऑफ जनरलाइज द पीएल अंडरस्टैंडिंग द कॉल ऑप्शंस. अब इसमें हम लोग कुछ जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं. क्या जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा देखिए सर. इन ऑर्डर टू डू दिस आई वुड लाइक टू फर्स्ट टॉक अबाउट इन पार्ट एंड नॉट द फुल कॉन्सेप्ट. ध्यान से सुनिए बात को, पार्ट में समझिए फिर बाद में फुल में जाएंगे. द आइडिया ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन अपॉन एक्सपायरी. एक्सपायरी में उसका इंट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस अपॉन एक्सपायरी. मतलब इसमें हम लोग ऐसे बात करेंगे सर, स्पेसिफिकली ये कॉल ऑप्शंस फॉर नाउ इज डिफाइंड एज द नॉन नेगेटिव वैल्यू व्हिच इज ऑप्शन बायर इज एंटाइटल्ड टू इफ ही वेयर टू एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन. इन सिंपल वर्ड्स आस्क योरसेल्फ हाउ मच मनी यू वुड रिसीव अपॉन एक्सपायरी. सिंपल एक सवाल अपने आप को कीजिए कि एक्सपायरी में आप कितना पैसा रिसीव करना चाहते हैं. इफ द कॉल ऑप्शन यू होल्ड इज प्रॉफिटेबल मैथमेटिकली, तो वो कैसे देखने में होगा. इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल मतलब यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड में हो जाता है, कॉल ऑप्शंस में स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. तो अगर इफ बजाज ऑटो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ट्रेडिंग चल रहा था 2068 इन द स्पॉट मार्केट, तो 2050 कॉल ऑप्शन आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है ना. 2050 कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, 2068 माइनस 2050. ठीक है, so the 2050 call options intrinsic value would be 2068 minus 2050. तो intrinsic value हो गया 18. ठीक है, अब ये 18 को कैसे समझना है, आगे देखिए सर. Likewise, if Bajaj Auto is trading at 2025 on the expiry, the intrinsic value of the options would be negative minus 25. 2025 minus 2022 2050, तो minus 25 नेगेटिव में आ जाएगा. But remember, intrinsic value of an options, irrespective of call or put, चाहे वो call options हो चाहे वो put option हो, is a non-negative number. Intrinsic value कभी भी negative नहीं हो सकता, ये तो हम लोग normal fundamentals में भी बताते हैं. So irrespective of all call और put, चाहे call options हो चाहे put options हो, ये एक non-negative number होता है. Since we leave the IB at 2025, इसको छोड़ देंगे और intrinsic value को negative नहीं मानेंगे सर, इसको 0 मान लेंगे, नॉन नेगेटिव होगा.
Now our objective is to keep the idea of intrinsic value of the options in perspective and to identify how much money I will make at every possible expiry value of Bajaj Auto and in the process make some generalizations on call options buyer peer. अब चलो देखते हैं जो अलग अलग प्राइस पॉइंट एक्सपायरी में आ सकता है इसमें क्या प्रॉफिट और लॉस हमारा बन सकता है, जनरलाइजिंग द पीएल फॉर ए कॉल ऑप्शन बायर. नाउ कीपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शंस एट द बैक ऑफ अवर माइंड. याद रखिए सर, हाँ, एक बार पॉजिटिव में 18 हुआ था और एक बार नेगेटिव हुआ था तो नेगेटिव नहीं लेंगे तो उसको जीरो मानेंगे. सो लेट अस वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग ए टेबल व्हिच वुड हेल्प अस आइडेंटिफाई हाउ मच मनी I, as the buyer of Bajaj Auto's 2050 call options, would make under the various possible spot value changes on Bajaj Auto, जो spot market में change होगा on expiry. Do remember the premium paid for this option is 6.35 paisa, irrespective of how the spot value changes. In fact, that I have paid 6.35 remains unchanged. This is the cost that I have incurred in order to buy 2050 call options. ये तो आपको पता ही है प्रीमियम क्या होता है. So let us keep this perspective and work out on the PL table. सर अब मैटर बहुत सिंपल हो जाएगा, जितना सारा चीज आप सोच रहे हो इतना कुछ भी नहीं है. प्लीज नोट द नेगेटिव साइन बिफोर द प्रीमियम पेड रिप्रेजेंट्स ए कैश आउटफ्लो फ्रॉम माय ट्रेडिंग अकाउंट. अगर नेगेटिव साइन देखेगा इसका मतलब है जो पैसा हमारे पॉकेट से जा रहा है. ध्यान से समझिए बात, ठीक है, जो हमारे डीमैट के ट्रेडिंग से निकलेगा. तो इसमें आपका खेल कैसे बनेगा, देखो हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना था 2050, ठीक है, याद रखिए सर, हाँ, स्ट्राइक इज 2050 जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट किया. अगर पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पॉट 1990 हो जाता है बजाज ऑटो का तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो. फिर भी आपका प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम. तो इंट्रिंसिक इज जीरो प्लस प्रीमियम. प्रीमियम कितना है आपका माइनस 0.635. माइनस क्यों, बिकॉज ये आपके पॉकेट से जा रहा है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जा रहा है, दैट्स वाई. तो आपका कितना लॉस, आपका 6.35 का लॉस. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 2050 है बट अगर स्पॉट प्राइस मतलब अगर इसका स्पॉट मार्केट पे वैल्यू 2000 हो जाता है तो भी आपका 6.35 का ही लॉस है. 2010 होगा तो भी 6.35 का लॉस है. 2020 में भी आपका लॉस 6.35, 2030 में भी आपका लॉस 6.35, 2040 में भी आपका लॉस 6.35, इवन 2050 में भी आपका लॉस 6.35. सो स्ट्राइक प्राइस के नीचे जितना भी पॉइंट है हर केस में आपका लॉस कितना हो रहा है सर, आपका लॉस हो रहा है 6.35 प्रीमियम वैल्यू जो आपने जमा किया. पर 2060 में आपने प्रॉफिट किया, कैसे, आपने 2060 मतलब 10% आपका इंट्रिंसिक हो गया है ना, आपके इंट्रिंसिक वैल्यू 10 हो गया. अब 10 प्लस माइनस 0.635 तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3.65 पैसा. अब इसी तरह से 2070, 2080, 2090, 2020, 2100 हर एंगल में अगर आप चेक करो तो एक बार आपने 3.65, 13.65, 23.65, 33.65 एंड 43.65 डिफरेंट एंगल में आपने प्रॉफिट गैदर कर सकते हो. तो ये सब प्रोबेबल सिनेरियोज है और ये सब प्रोबेबल लॉस का सिनेरियोज है. प्रोबेबल लॉस हर केस में प्रीमियम वैल्यू तक ही लिमिटेशंस है, बट प्रोबेबल प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, कभी 3.65 भी हो सकता है अगर 2060 जाता है तो, या फिर मैक्सिमम 2100 तक अगर जाता है तो 43.65 भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या सोचा, क्या ऑब्जर्व किया. द टेबल अबव थ्रोज आउट टू स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस. क्या ऑब्जर्वेशंस है, इवन इफ प्राइस ऑफ बजाज ऑटो गोज डाउन लॉस कितना खाओगे भाई, 6.35 बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2050 जो आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा. जनरलाइजेशंस 1 फॉर ए कॉल ऑप्शन बायर, यहां पर मैं कॉल ऑप्शंस में बात कर रहा हूं, ठीक है. सो प्लीज फोकस ऑन कॉल ऑप्शंस ओनली. फॉर ए कॉल ऑप्शंस बायर a loss occurs when the spot price moves below the strike price. However, the loss to the call option buyer is restricted to the extent of the premium he has paid. The profit from this call option seems to increase exponentially as and when Bajaj Auto starts to move above the strike price of 2050. तो generalization 2 क्या है, the call option becomes profitable as and when the spot price moves over and above strike price. So 2050 के ऊपर जितना जाएगा आपको प्रॉफिट होगा. The higher the spot price goes from strike price, the higher the profit. So from the above to generalizations, it is fair, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, it is fair for us to say that the buyer for the call option has limited risk and a potential to make an unlimited profit. अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जो कॉल ऑप्शंस का बायर होते हैं इनका रिस्क लिमिटेड होता है बिकॉज रिस्क तो उनका प्रीमियम वैल्यू तक ही है,
बट प्रॉफिट करने का अनलिमिटेड चांसेस है सर, जो मैं आपको आगे आगे दिखाया ना, ठीक है। सो इट इज अ जनरल फार्मूला दैट टेल्स यू द कॉल ऑप्शंस ऑफ पीएल फॉर अ गिवन स्पॉट प्राइस, ठीक है। सो गोइंग बाय द अबव फार्मूला, लेट्स इवैल्यूएट द पीएल फॉर अ फ्यू पॉसिबल स्पॉट वैल्यूज ऑन एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ पर पीएल क्या हो सकता है, मैक्स 0 स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड 2023, 2072, 2055। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन निकाल सकते हो कि आपका क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है। 2023 में क्या होगा, 2072 में क्या होगा, 2055 में क्या होगा। सर वो स्टैंड फॉर मैक्स हाँ, के बाद ये बेसिकली मैक्स 0 है, वो कहाँ है। मैक्स के बाद जो है ना वो है क्या, 0 है? 0 है, 0 ओके, ठीक है, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या? यस सर, मतलब 0 आपको पता है ना कि बेसिकली जो इंट्रिंसिक है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी नेगेटिव होगा तो उसको आप 0 मान के करोगे, बिकॉज आपका मैक्सिमम लॉस आप 0 में ही सीमित कर दोगे, मतलब जो आपका प्रीमियम रहेगा वही आपका मैक्सिमम है। इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करने का फायदा देखो, ये देखो 0 इंटू 2023 माइनस 2025, तो एक्चुअली लॉस आपका 27 है, बट 27 इंटू 0 0, सो आपका लॉस तो एक्चुअली 6 0 टका ही हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली सर, इसीलिए 0 यूज किया गया है। सो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, और इसमें आपका मेन पर्पस यही है कि सर आप लॉस खाओगे तो प्रीमियम खाओगे, बट प्रॉफिट करोगे तो आपके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट करने का एरिया है, ठीक है। सो जो मैंने आपको अभी दिखाया, लेकिन सर ये तो 0 के बाद जो नेगेटिव में आंसर आया ना वो तो बहुत ज्यादा हो गया। 0 के बाद नेगेटिव में आंसर मतलब -6.35 है ना? ये आपका तो प्रीमियम का वैल्यू है, तो अच्छा, ये तो प्रीमियम है, आप तो 6 टका 35 पैसा प्रीमियम दिया था ना, उसी का तो प्रीमियम ही आपको बार बार देना पड़ेगा लॉस सिचुएशंस में। लॉस सिचुएशंस में आपका लॉस प्रीमियम है, अगर सिंपल है, पूरा सिचुएशन सिंपल है। 2050 का आपका स्ट्राइक है, अगर स्ट्राइक से जितना नीचे रहेगा आपका मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा, आपका मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम रहेगा। 50 से जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होगा, अब जितना जाए। लेकिन एज ए कॉल ऑप्शंस बायर आपका परसेप्शन ऑलवेज यही देखना है कि क्या स्टॉक का प्राइस 2060, 2070, 2080 व्हाटएवर ऐसे सिचुएशंस में जा सकता है कि नहीं जा सकता, मतलब रोड बनने का ये परसेप्शन क्लियर करो, जैसे हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर्स में बोले थे, ठीक है। रोड बन रहा है अजय का, ये परसेप्शन अगर क्लियर है, स्टॉक का प्राइस मूव करेगा, ये परसेप्शन अगर क्लियर है, तभी कॉल ऑप्शंस बायर बनना वैल्यूएबल रहता है, अदरवाइज आपको मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन मुश्किल कितना, लिमिटेड प्रीमियम तक, ठीक है। अनलिमिटेड रिस्क लेने के लिए आपको वो अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड करना पड़ेगा, जो आपको मैं आगे आगे धीरे धीरे टेक्निकल के क्लास में भी थोड़ा बताऊंगा। और जो लोग फंडामेंटल सीखोगे ना, वहां पर आपको और परसेप्शंस बिल्डअप होना चालू हो जाएगा कि स्टॉक में फंडामेंटल चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं जो कैलकुलेशंस है ये आप लोग एक बार घर पे जरूर ट्राई करें, नोट सभी के पास है, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉल ऑप्शंस बायर्स का पे ऑफ कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, कॉल ऑप्शंस बायर का पे ऑफ कैसे होता है, और वहां पर और क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है ये मैं बताऊंगा। फिर मैं सेलिंग में जाऊंगा, मतलब सेल ऑप्शंस में क्या होता है, मतलब सॉरी कॉल ऑप्शन सेलर की तरफ से सोचना कैसे होता है। तो ये मेरा आज का डिस्कशन रहा, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ जो भी डिस्कशंस किया सर। सुमित जी, रोशनी, प्रिया, জ্যোতি, দেবজিৎ বাবু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। একটা প্রশ্ন আমার আছে যে ওই স্ট্রাইক প্রাইসটা যে 2050 টাকা চুজ করলাম, 2050 কেন করবো, 2060 করবো না কেন, 70 করবো না? হ্যাঁ আমি এটা নেক্সট ক্লাস, হ্যাঁ আপকামিং ক্লাসে ডিসকাস করবো এগুলো, ঠিক আছে। স্ট্রাইক প্রাইসটা কত চুজ করব এবং কোন রেঞ্জের মধ্যে চুজ করব সেটার লজিক আছে, নেক্সট ক্লাসে বলবো, ঠিক আছে। এটা ভাস্ট ডিসকাশন আছে, আমি করব, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আজ এতটাই রাখলাম, ওকে ওকে টাটা, রাখছি দাদা। ওকে টাটা।